गुड इवनिंग एवरीवन। जो भी लोग ज्वाइन किए हैं उनका लाल किताब के डेमो क्लास में स्वागत है। ओके चलो अभी स्टार्ट करते। मालूम नहीं है लोग कब ज्वाइन करेंगे। ओके बट हम हमारा टाइम नहीं बिगाड़ते। आई होप कि सबको मेरी आवाज आ रही है। अगर किसी को नहीं आ रही है तो बोल सकता है, इन्फॉर्म कर सकता है। आई होप कि सबको आवाज आ रही है अच्छी तरह से। या ओके तो हम बात करते हैं लाल किताब की। तो लाल किताब है तो रेड पेन से ही लिखेंगे। ओके तो लाल किताब का कनेक्शन क्या है? आपको थोड़ी बहुत एस्ट्रोलॉजी आई होप कि आप जानते होंगे कि एस्ट्रोलॉजी में जो कुंडली होती है वो कुंडली में 12 भाव होते हैं। ओके जैसे कि ये कुंडली है। ओके और ये कुंडली में ऐसे 12 भाव होते हैं। 1 2 3 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11, 12, इस तरह से 12 भाव होते हैं। ओके, तो हमारी जो कुंडली होती है वो लाल किताब का कंसेप्ट ये है कि यह ये कंसिडर इसमें ये नहीं देखना होता है कि हमारा चंद्र कौन सी राशि में है, हमारा सूर्य कौन सी राशि में है। ये सब ज्यादा कोई मायने नहीं रखता है। बस ये मायने रखता है कि ओके, कि हमारा जो सूर्य है वो कौन से हाउस में है। फॉर एग्जाम्पल, हाँ, फॉर एग्जाम्पल के मान लो कि किसी की कुंडली, जैसे हमारी कुंडली होती है ना वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, कि किसी की कुंडली मान लो कि उसका फर्स्ट हाउस 5 नंबर की राशि से स्टार्ट हो रहा है, तो इस तरह से उसकी कुंडली बनेगी 5, 6, 7, ये राशि के नंबर है। ओके, तो इस तरह से कुंडली बनेगी। बट यहाँ ऐसा मतलब कि कौन से हाउस में कौन सी राशि है ये कोई मैटर नहीं करता है। बस यही मैटर करता है कि कौन से हाउस में कौन सा प्लेनेट है। ओके, फॉर एग्जाम्पल कि मान लो कि किसी की कुंडली ऐसे, किसी का लगन ऐसे 5 से स्टार्ट हो रहा है, और उसकी कुंडली में मान लो कि इस तरह से सब प्लेनेट बैठे हुए हैं कि केतु है, यहाँ राहु है, यहाँ सैटर्न है, यहाँ मार्स है, यहाँ विनस है, यहाँ मून है, यहाँ जुपिटर है। कोई और प्लेनेट बाकी रहा? शायद सब प्लेनेट आ गए। नहीं, अभी कौन सा बाकी रहा? मर्क्यूरी, मान लो मर्क्यूरी यहाँ है। ओके, और अभी कौन सा प्लेनेट बाकी रहा? वीनस। नहीं, विनस भी आ गया। विनस 4th हाउस में मैंने लिखा है। क्या? अच्छा, वीनस। ओके, 1 2 3 4 5, एक प्लेनेट रह गया है। जुपिटर, सैटर्न, सन कौन? सन हाँ, सन। सन। सन मान लो कि यहाँ है। तो बस हमें इसमें ये देखना है कि ये फर्स्ट हाउस में ये प्लैनेट है, सेकंड में ये है, 3 में ये है, 4 में ये है, 5 में ये है, 6 में ये है, 7 में ये है, 8 में ये है, 9 में ये है, 10 में ये है, 11 में ये है, और 12 में ये है। फिर हमें यहाँ ये कंसिडर नहीं करना है कि फर्स्ट हाउस में कौन सी राशि है, कौन सा जोड़ियाक है। तो लाल किताब है वो प्योरली इस पर उसका वेटेज ज्यादा है कि कौन से हाउस में कौन सा प्लैनेट है। पर वो प्लैनेट फिर कौन सी राशि में है वो भी हमें यहाँ नहीं देखना होता है। सिर्फ कौन से हाउस में है वो पकड़ के चलना होता है। इसीलिए कंपेयर टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी लाल किताब बहुत इजी है। कैपी एस्ट्रोलॉजी, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, ये सब एस्ट्रोलॉजी में लाल किताब को समझना और सीखना काफी इजी है, क्योंकि उसमें बहुत सारे कंसेप्ट हमें देखने नहीं होते, पर सिंपली कौन से हाउस हाउस कौन से हाउस में है प्लैनेट, और फटाक से प्रेडिक्शन करो। ओके, तो अभी इसका लाल किताब में कंसेप्ट ये है कि हर प्लैनेट का एक पक्का घर है। सर एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ, सर प्लेनेट और राशि एक ही चीज नहीं है? नहीं, प्लैनेट 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 राशि मतलब क्या? एरीज, टॉरस, और सब राशि है। और प्लैनेट मतलब क्या? सूर्य, केतु, ये मंगल, शुक्र, ओके सर, ओके सर। ये सब प्लैनेट है। ओके, ओके, तो
इसमें हाउस हर हाउस का हर प्लैनेट का एक पक्का घर है। ये इसका जो मेन कंसेप्ट है वो है। तो हर प्लैनेट का जो पक्का घर है, अगर मान लो कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि हर हाउस का पक्का घर मतलब हर घर घर के लिए सॉरी हर प्लैनेट के लिए पक्का घर कौन सा है। ओके, तो फर्स्ट हाउस है वो सन का पक्का घर है। दूसरा जो है वो जुपिटर का। तीसरा जो है वो है मार्स का। फोर्थ हाउस है वो मून का है पक्का घर। फिफ्थ है वो फिर से जुपिटर का है। सिक्स है वो केतु का है। सेवन है वो विनस और मर्क्यूरी दोनों का है। एट है वो मार्स और सैटर्न दोनों का है। नाइन्थ है वो फिर से जुपिटर का है। टेंथ है वो सैटर्न का है। 11 है वो जुपिटर का है। और 12 है वो राहु का है। ओके, तो ये इसके सबके पक्के घर है। अभी पक्के घर होने का मतलब क्या कि ये इनके अगर ये पक्के घर में मान लो कि सन का पक्का घर है पहला घर, तो पहले घर में अगर कोई बुरा प्लैनेट आ गया तो जो सूर्य है सूर्य वो बिगड़ जाएगा। इसका कंसेप्ट ऐसा है। अगर दूसरा घर है वो जुपिटर का है, मतलब जुपिटर का पक्का घर है, अगर मान लो कि दूसरे घर में कोई बुरा प्लैनेट आ गया तो जो जुपिटर है वो वीक हो जाएगा। जुपिटर है वो अपना काम अच्छी तरह से नहीं कर पाएगा। लाल किताब की बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है ये। सर एक चीज पूछनी थी। हम्म सर इस हिसाब से तो ये राशि सिंह राशि का बना, अगर सूर्य लेते हैं तो ये फिफ्थ आएगा, राशि नंबर फिफ्थ होगा फर्स्ट उसमें। तो अगर जब राशियां किसी और जोड़े की होगी, मतलब मान लीजिए यहाँ पे कुछ अभी तो सन है तो फिफ्थ हो गया, यानी कि ये सिंह राशि का हो गया। तो अगर नहीं, ये राशि नहीं, चेंज होगी। ये सी राशि का ऐसा नहीं, ये तो पक्का घर है। लाल किताब में ये पक्का घर का एक कंसेप्ट है। वो ओके। हिसाब से फर्स्ट हाउस है वो सन का पक्का घर है, सेकंड हाउस है वो जुपिटर का पक्का घर है, ऐसा है। जी जी। ये मैंने वो हिसाब से यहाँ लिखा है। ओके, ओके फिर सर। फर्स्ट हाउस में आपका कोई भी जोड़ियाक हो, वो फर्स्ट हाउस में आपका जोड़ियाक एरीज हो, लियो हो, कैप्रिकॉन हो, कोई भी हो, लेकिन अगर फर्स्ट हाउस में मान लो कि आपका कोई भी राहु आ गया या कोई भी बुरा प्लैनेट आ गया तो आपका सन है वो वीक हो जाएगा। सर लेकिन एक चीज बताइए, जैसे सिंह राशि है उसी के लिए सन है, बाकी किसी में भी सन नहीं आता, सन तो सिंगल उसमें है, तो बाकी कोई भी राशि आएगी। एक्चुअली लाल किताब में सर इज ट्राइंग टू से कि राशिज नहीं होती, सिर्फ प्लैनेट्स एंड घर होते हैं। हाँ, दैट्स व्हाट प्लैनेट। सर इज सेइंग। हाँ ओके 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 राशि सर, नहीं थैंक देखते, बस सिर्फ हाँ प्लैनेट्स और घर देखते हैं। दैट्स व्हाट हाँ सर इज सेइंग। ओके या सर। तो या सर इसमें लगन राशि नहीं देखेंगे? हाँ, वो देखे ना क्या, लगन राशि नहीं, लगन राशि ये सब नहीं देखना। फर्स्ट हाउस में कौन सी राशि आ रही है वो कुछ नहीं देखना है यार। जो नंबर्स लिखे होते हैं वो देखने हैं। नंबर है वो भी नहीं, नंबर जो कुंडली में लिखे होते हैं वो राशि के ही लिखे होते हैं, वो हमें नहीं कंसिडर करने होते। ओके, तो फिर तो हमें इसमें जैसे आप बोल रहे हो लगन राशि भी नहीं कंसीडर करनी, जो नंबर लिखे हैं वो भी नहीं, क्योंकि नंबर से ही हम काउंट करते हैं ना कि ये कौन सी राशि है। अगर 8 लिखा हो तो वृश्चिक हो जाती है। पर राशि हमें कंसिडर ही नहीं करनी है ना। ओके, तो इसमें जो करंट प्लैनेट मूव करके आएगा उसको कंसीडर करना है, दैट्स इट। हाँ देखो, मैं एक कुंडली निकाल के दिखाता हूँ अभी, ओके सर। तो आपको समझ में आएगा अच्छी तरह से। स्क्रीन दिख रही है? यस सर। अरे यार, ये
ऐप मिल क्यों नहीं रही है मुझे? ओके चलो मान लो कि ये ओके ये है। देखो आप कह रहे थे ना कि इसमें जो राशि नंबर लिखे हैं, देखो 12 नंबर लिखे हैं, मतलब जी कि सर। इनका जो फर्स्ट हाउस है वो 12 नंबर का है। मतलब कि फर्स्ट हाउस में 12 नंबर की राशि है। पाइसिस। हाँ बट हमें उसे कंसीडर नहीं करना है। हमें क्या हम कंसीडर करेंगे कि हमें ये फर्स्ट हाउस है, ये मेरा सेकंड हाउस है, ये मेरा थर्ड हाउस है, ये मेरा फोर्थ हाउस है, ये मेरा फिफ्थ हाउस है, ये मेरा सिक्स हाउस है, ये मेरा सेवंथ है, ये मेरा एट है, ये 9 है, ये 10 है, ये 11 है, ये 12 है। ओके इस तरह से ओके हम कंसीडर करेंगे। अभी ये हमें भूल ही जाना है कि इसमें कौन सी राशि है। अभी हमें देखना है कि चलो अभी देखते हैं कि इसके फोर्थ हाउस में मंगल है। अभी मैंने शायद वो लिस्ट लिखा था, वो लिस्ट अभी आपको याद तो नहीं होगा, लेकिन फोर्थ हाउस है वो पक्का घर सर किसका था? मून है, मून। हाँ मून का था। मून का है। हाँ तो मून और मंगल एक दूसरे के फ्रेंड है, तो यहाँ क्या है, मंगल अच्छा काम करेगा और चंद्र है वो भी अच्छा काम करेगा ये कुंडली में, मतलब के बट चंद्र है वो बुरे हाउस में चला गया है, वो 8th हाउस में चला गया है। ओके ओके सर, इसके फर्स्ट हाउस में किसके साथ कंपेयर करेंगे? सर 8th हाउस में फिर वो नीच का हाँ 8th हाउस में वो नीच का ना। हो जाता है क्योंकि इसके फर्स्ट हाउस में सन के साथ किसको कंसीडर करेंगे? क्योंकि यहाँ पे तो लग्ना लिखा हुआ है ना सर फिर। हाँ यहाँ लगना लिखा हुआ है ना, मतलब कि जहाँ प्लैनेट है बस वही कंसिडर करना है हमें। ओके जरूरी मींस यहाँ पे कोई प्लैनेट नहीं आया, ओनली सन इज अवेलेबल फर्स्ट हाउस में, जो पक्का घर वाला है वो। तो ओके इसका देखो सन कहाँ है, 11वें घर में है। ओके तो मतलब कि फर्स्ट हाउस में अगर राहु केतु सैटर्न ऐसे प्लैनेट होते तो सूर्य है वो बिगड़ जाता। ओके सर। ओके और यहाँ जैसे कि फोर्थ हाउस है वो जैसे कि मून का है, तो वहां अगर राहु केतु सैटर्न ऐसे प्लैनेट आ गए होते तो वो भी मून भी बिगड़ जाता। बट यहाँ मून उस वजह से नहीं बिगड़ा है, लेकिन मून है वो 8th हाउस में चला गया है, उस वजह से बिगड़ा है। क्योंकि लाल किताब में उच्च और नीच की भी अवस्था होती है, तो उस हिसाब से चंद्र है वो 8th हाउस में नीच का होता है। तो हर प्लैनेट की मैं नीच अवस्था आपको बोल देता हूँ। जैसे कि सैटर्न है वो फर्स्ट हाउस में नीच का होता है, सूर्य है वो 7th हाउस में नीच का होता है, चंद्र है वो 8th हाउस में नीच का होता है, गुरु है वो 10th हाउस में। देखो यहाँ गुरु भी नीच का है, ये कुंडली है ना इसमें गुरु भी नीच का है, तो क्या गुरु है वो अपना प्रभाव पूरी तरह से नहीं दे पाएगा ये कुंडली में, क्योंकि नीच का हो गया, 10th हाउस में चला गया। ओके फिर मंगल, हाँ मंगल है वो 10th हाउस में उच्च का होता है, बुध है वो 6th हाउस में उच्च का होता है, शुक्र है वो 12th हाउस में उच्च का होता है, राहु है वो 3rd हाउस में उच्च का होता है, और केतु है वो 9th हाउस में उच्च का होता है। अभी कोई प्लेनेट बाकी रहा? आई थिंक कोई बाकी नहीं रहा अब। ओके सब आ गए, सूर्य चंद्र, हाँ सब आ गए, 9 के 9 प्लैनेट आ गए। ओके सर हाँ सर इसमें कोई कंपैरिजन होता है लाल किताब और वैदिक एस्ट्रोलॉजी? अगर मान लीजिए जैसे आप कह रहे हैं गुरु जो है वो 10th हाउस में नीच का है, और अगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखेंगे तो अगर गुरु यहाँ पे उच्च का होगा, मान लीजिए फ्रेंड के साथ बैठा है नहीं या वैदिक में सिर्फ वैदिक से अगर ये इसमें हम देखेंगे तो वैदिक से
गुरु है वो अच्छा है क्योंकि अपनी ही राशि में है। 9 नंबर की राशि गुरु की राशि जी होती है, सर। तो तो फिर इस हिसाब वो अच्छा है। बट लेकिन देखो, लाल किताब के हिसाब हाँ, से नीच नहीं, था। तो भी दोनों का काम करेगा। ऐसा नहीं कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में वो अच्छा है तो अच्छा ही काम करेगा और लाल किताब में बुरा है तो बुरा ही काम करेगा, दोनों काम करेगा। अच्छा। एज पर लाल किताब गुरु यहाँ बुरा है तो बुरा काम करेगा ही करेगा। और एज पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी एज पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी तो गुरु भी 10th हाउस में अच्छा नहीं है। ओके, सिर्फ गुरु अपनी सर, राशि में है वही अच्छा है एज सर पर पर वैदिक। ये केंद्र में आ जाता है जैसे जो तो भी अच्छा नहीं माना जाएगा वैदिक में। हाँ, वैदिक में जो भी केंद्र प्लेनेट में है आके जैसे तो उसमें तो ये अच्छा माना जाएगा ना, लेकिन हाँ वो अच्छा माना जाएगा। सर कभी बट दोनों में कॉन्ट्रास्ट होता है क्या? नहीं, कॉन्ट्रास्ट तो भी नहीं होता है, तो भी हम ओवरऑल उसकी जो भी इफेक्ट है, मतलब कि ये साबित होता है, यहाँ से ये साबित होता है कि कोई भी प्लैनेट अगर अपनी राशि में हो तो भी वो बुरा फल दे सकता है। अगर बुरे प्लैनेट अपना जो बुरे हाउस में है वो हाउस में चला जाए तो मतलब कि गुरु यहाँ अपनी राशि में होते हुए भी 10th हाउस का जो बुरा काम है वो करेगा ही करेगा। जैसे कि अगर 10th हाउस में एज पर लाल किताब अगर गुरु 10th हाउस में होता है ना तो वो नेकी करता है, जितनी भी वो नेकी करता है उतने ही ज्यादा उसको झूठे पड़ते हैं। मतलब कि एज पर लाल किताब गुरु अगर 10th में है तो बहुत ज्यादा नेकी नहीं करनी चाहिए। ओके, सामने से कभी भी किसी का अच्छे करने नहीं जाना है। सामने से अगर किसी को भी मदद करने जाओगे तो आपको झूठे पड़ेंगे, ये है एज पर लाल किताब, सर इज ट्रू। है ना, इसीलिए। तो वही थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था कि दोनों में अगर कॉन्ट्रास्ट कुछ आ गया तो पर किसके हाँ, हिसाब से देखना पड़ेगा। पर अगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी अगर हम देखते हैं कि गुरु अगर 9th अपनी ही राशि में हो तो क्या होता है कि वैदिक अगर अरे सॉरी गुरु अगर सेजिटेरियस में हो तो वो लोग काफी फिलोसोफर टाइप होते हैं, काफी नॉलेज वाले होते हैं, काफी ज्ञानी होते हैं, काफी वाइज होते हैं। उनका कैरेक्टर काफी स्ट्रांग होता है, उनके जो विचार है वो काफी उच्च होते हैं। पढ़ाई लिखाई में पढ़ने लिखने में उनका जो मन है वो बहुत जल्दी से लग जाता है। ओके, क्योंकि गुरु एक कौन से हाउस में होता है तो ये होता है सर? सॉरी, एक बार रिपीट। गुरु जब धन राशि में होता है तब ऐसा होता है, ऐसा बोला। कौन से हाउस में होता है इसके लिए नहीं बोला है। ओके ओके। गुरु जब धन राशि में होता है ना तो ऐसा होता है। ओके, तो ऐसे लोग पढ़ने लिखने में काफी अच्छे होते हैं, मतलब कि इनमें मन अच्छा लगता है, काफी वाइज होते हैं, कैरेक्टर इनका काफी स्ट्रांग होता है, उच्च विचार होते हैं। ओके, ये सब होता है, फिलोसोफर होते हैं, फिलोसोफर टाइप। ओके, तो इसीलिए लाल किताब बाकी सब एस्ट्रोलॉजी में अगर जाएंगे तो आपको देखना पड़ेगा प्लेनेट कौन सी राशि में है, कौन से नक्षत्र में है, उसकी डिग्री क्या है, ये सब देखना पड़ेगा। लेकिन लाल किताब में सिर्फ प्लैनेट कौन से हाउस में है बस वही देखकर ही प्रेडिक्शन करनी है, वहां से ही प्रेडिक्शन हो जाती है, ऐसा है। ओके, तो मैं अभी डेमो में जो जुपिटर है, जुपिटर के लिए जैसे कि अगर सैटर्न है वो 4th हाउस में चला जाए, मान लो सैटर्न है तो क्या है, मून के पक्के घर में चला गया तो क्या करेगा, मून को वो बिगाड़ देगा। तो मून हमारे जीवन में क्या क्या लाता है हमारी तो जो मून के जो सिग्निफिकेंस है हमारी लाइफ में वो कम हो जाएंगे। जैसे कि मून की वजह से हमारी लाइफ में हैप्पीनेस होती है, मन की शांति होती है, हमारी मदर की कंडीशन क्या है वो होता है, हमारा जो लिक्विड कैश है वो मून पे डिपेंड करता है। अगर मान लो कि सैटर्न इस तरह से 4th हाउस में चला गया तो उन लोगों को फिर लिक्विड कैश की बहुत ही प्रॉब्लम रहेगी। वैसे उनके पास संचित धन होगा बहुत सारा, लेकिन लिक्विड कैश नहीं होगी, उसमें काफी दिक्कत रहेगी। ओके,
फिर उनकी माता की जो हेल्थ है वो बिगड़ती रहेगी, अच्छी नहीं रहेगी। ओके, मन की शांति नहीं रहेगी, क्योंकि फोर्थ हाउस है वो ऐसा भी हमारे घर का हाउस है, मतलब कि हम हमारे घर में कैसा फील करते हैं वो भी दिखाता है। तो अगर फोर्थ हाउस में सेटन होगा तो हम जब भी हम घर पर आएंगे तो घर पे हमें टेंशन रहेगा, लेकिन जब घर के बाहर निकलेंगे तो अच्छा फील होगा। तो अगर मान लो किसी के साथ ऐसा होता है कि जब भी वो घर में जाता है तो टेंशन लगी रहती है और जब बाहर आता है तो शांति मिलती है, तो कहीं ना कहीं उसकी कुंडली में सैटर्न है वो फोर्थ हाउस में होगा। ओके, ये है लाल किताब का फंडा, सिंपल। लाल किताब की रेमेडीज भी होंगी। हाँ, लाल किताब की रेमेडी के लिए ही ये मास्टर है। मतलब कि लाल किताब की जो रेमेडी है वो उसके लिए ज्यादा फेमस है प्रेडिक्शन से ज्यादा। वैसे तो प्रेडिक्शन के लिए भी अच्छा है, लेकिन रेमेडी के लिए ज्यादा ये फेमस है। सर इसमें एक्यूरेसी कितना है? इसमें लाल किताब में ज्यादा रहता है या वैदिक में? एक्यूरेसी तो सब में अच्छा ही होता है, सब में अच्छा। बट हाँ, ऐसा कह सकते हैं कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी की थोड़ी ज्यादा है, ओके क्योंकि ओके उसमें जो राशि है वो भी कंसिडर करते हैं, सब कंसिडर करते हैं। बट जी। ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से इसकी जो प्रेडिक्शन है वो बहुत लो चली जाती है, ऐसा नहीं। बस 5-10% कम होती है ऐसा, बट इसकी भी प्रेडिक्शन अच्छी होती है। ओके सर। तो यहाँ जो थोड़े कारक है, सिग्निफिकेंस है, वो थोड़े चेंज है यहाँ। लाल किताब में सबसे राजा जो प्लैनेट है, किंग है जो वो जुपिटर है। जैसे हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सन किंग है, उस तरह से लाल किताब में जुपिटर किंग है। मतलब कि जुपिटर अगर बिगड़ा तो बहुत सारी चीजें बिगड़ेगी। जैसे कि एज पर लाल किताब अगर जुपिटर बिगड़ता है तो क्या होता है, फादर की कंडीशन अच्छी नहीं होती है, वेल्थ नहीं होती है, लक नहीं होता है। सोने से उसके नसीब में कभी भी सोना नहीं आता है। सोना मतलब गोल्ड, सोना मतलब वो नींद वाला सोना नहीं। जो गोल्ड होती है, गोल्ड नहीं होती है उसके पास ज्यादा। और ये सबसे अच्छी पहचान है कि अगर किसी के भी पास सोना नहीं है ज्यादा, तो कहीं ना कहीं उसका गुरु है वो डैमेज होगा कुंडली में। ओके, ये होता है। तो मैं हमारे डेमो क्लास में गुरु का पहले भाव से 12 भाव तक जो इफेक्ट है वो यहाँ में हम डिस्कस करेंगे, डेमो के तौर पे हम लेंगे। और दूसरा, लाल किताब में दशा भी आती है। ओके, लाल किताब में 35 साल की दशा होती है। जैसे हमारे न्यूमरोलॉजी में, वैदिक न्यूमरोलॉजी में 45 ईयर्स की दशा होती है, उसी तरह लाल किताब में 35 साल की दशा होती है। ओके, उसमें सबसे पहले दशा है वो स्टार्ट होती है सैटर्न से स्टार्ट होती है। ओके, चलो, पर मैंने तो ये कहा कि हाँ, मतलब कि ये दशा भी उसमें हम प्रेडिक्शन के टाइम देखते हैं कि भाई मतलब कि अभी कौन सी दशा चल रही है। ओके, एज पर दैट हम प्रेडिक्शन करते हैं। अभी हम देखते हैं पहले भाव में गुरु के बारे में डिस्कस करते हैं कि मान लो कि किसी के कुंडली में पहले भाव में गुरु है तो क्या होगा। वो ये पहले भाव में अगर गुरु होगा तो एक कंडीशन है कि उसका भाग्य उसे तब ही साथ देगा अगर वो पढ़ा लिखा होगा। अगर वो पढ़ा लिखा नहीं होगा तो उसको उसका भाग्य है वो साथ नहीं देगा। पहले घर में अगर गुरु हो तो ओके, तो कम से कम अगर पहले भाव में गुरु है तो कम से कम उससे ग्रेजुएट तो होना ही चाहिए, क्योंकि ये जमाने में कम से कम एजुकेशन अभी क्या हो गई है, ग्रेजुएट होना जरूरी हो गया है कम से कम। ओके, तो कम से कम वो ग्रेजुएट होगा तो ही उसको उसका जो भाग्य है वो उसको साथ देगा, अदरवाइज वो पूरी जिंदगी
मशक्कत वाली जाएगी उसकी जिंदगी। ओके सर पहला भाव यानी फर्स्ट हाउस। हाँ फर्स्ट हाउस। ओके फिर उसमें राशि कोई भी हो, क्योंकि लाल किताब में राशि को कोई मैटर नहीं है। ये पहले भाव में होगा तो ये होगा, पढ़ा लिखा होना चाहिए वो। ओके सेकंड हाउस में होगा तो सेकंड हाउस है वो तो क्या है, उसका पक्का घर है गुरु, गुरु का। तो क्या हो गया, अच्छी अच्छी पोजीशन पे है, अच्छे लाल एज पर लाल किताब की ये अच्छी पोजीशन है गुरु की। तो ये गुरु यहाँ स्ट्रांग बन गया तो क्या करना पड़ेगा उसको, गुरु गुरु के सारे काम करने पड़ेंगे। गुरु के क्या क्या काम है, कंसल्टेंसी, टीचर बने, काउंसलिंग करे, हीलिंग करे, ये सब काम करेगा तो उसको लाइफ में बहुत ही ऊपर आएगा वो। तब बट फर्स्ट यहाँ हाउस में हो तब बता रहे हो ना आप ये? नहीं, सेकंड हाउस में आ गए हम। फर्स्ट हाउस में तो सिर्फ इतना ही है कि वो पढ़ा लिखा होगा तो ही उसको उसका भाग्य साथ देगा, नहीं तो नहीं देगा। तो उस अगर फर्स्ट हाउस में हो तो कंसल्टेंसी और ये इस ऐसे काम नहीं कर सकते क्या? हाँ कर सकता है लेकिन बस कंडीशन, उसमें कंडीशन सिर्फ ये ही है कि पढ़ा लिखा हो, पहले भाव में गुरु हो, तो सूर्य से रिलेटेड काम हो ना, वो करे तो ज्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि सूर्य है, सूर्य का पक्का घर है, पहला घर। ओके जी सर। तो सेकंड हाउस में पक्का घर गुरु का है और राशि दूसरे घर का स्वामी शुक्र है। तो या तो शुक्र से रिलेटेड काम करे या तो गुरु से रिलेटेड काम करे। कपड़े की दुकान भी खोले तो अच्छा है। ओके जंक फूड की दुकान खोले तो भी अच्छा है, क्योंकि ये शुक्र के हिस्से में आता है। बट दूसरे भाव में भी एक है कि उसको लोन से बिजनेस करना है, कभी भी अपने पैसों से बिजनेस नहीं करना है। सेकंड हाउस में अगर जुपिटर हो तो उसे लोन पे ही बिजनेस करना है। ओके तीसरे भाव में अगर गुरु हो, अगर तीसरे भाव में गुरु होगा तो वो पर्सन है, वो खुद अपनी तारीफ करेगा। और अगर वो ऐसा करेगा तो उसकी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएंगे। तो तीसरे भाव में अगर गुरु हो तो उनको कभी भी अपनी तारीफ नहीं करनी है, कभी भी कुछ भी हो जाए। ओके अगर चौथा भाव में है गुरु, तो गुरु अगर चौथे भाव में होगा तो क्या होगा, उसके पिता या दादा का बड़ा नाम होगा, उनकी अच्छी रिस्पेक्ट होगी, सोसाइटी में उनका अच्छा नाम होगा। पर यहाँ भी एक कंडीशन है कि अगर मेल है तो उसे बिना शर्ट के कभी भी रहना नहीं है। अगर गुरु फोर्थ हाउस में है तो उसको कभी भी किसी के भी सामने अपनी शर्ट उतार कर नहीं जाना है। और जो वुमन है, फीमेल है, उनको डीप नेक वाली ड्रेसेस नहीं पहननी है। अदरवाइज यहाँ गुरु है वो बहुत बुरा फल देगा अगर ऐसा करोगे तो। अदरवाइज गुरु यहाँ आपको बहुत ही सम्मानित व्यक्ति बनाएगा। ओके फिफ्थ हाउस में हो गुरु, तो फिफ्थ हाउस है वो भी गुरु का क्या है, गुरु का पक्का घर है। तो ये लोग कैसे होते हैं, पैदाइशी गुरु होते हैं। ये लोग पढ़े या ना पढ़े तो भी ये सलाहकार बन सकते हैं, कंसल्टेंट बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये इतने समझदार होते हैं
के मतलब ज्ञानी होते हैं, पैदाइशी ज्ञानी होते हैं। इन लोगों को वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो स्कूल में नहीं जाएंगे, स्कूल की दहलीज पे नहीं जाएंगे तो भी उनको ये बहुत ही अच्छे ज्ञानी होंगे। ये ज्ञान का भंडार होते हैं, बट इनको बहुत जल्दी से गुस्सा आ जाता है। बस इनको ये ध्यान रखना है कि जल्दी से गुस्सा ना करे, क्रोध ना करे। ओके, शांत रहे। सर ये सब लग्न कुंडली में देखना है? हाँ, लग्न कुंडली में देखना है। इसमें लाल किताब में सिर्फ लग्न कुंडली देखते हैं, नवमास कुंडली, चलित कुंडली, ये किसी का भी कोई रोल नहीं है। सिर्फ लग्न कुंडली से ही सारे काम होते हैं। 6th हाउस में हो तो 6th हाउस है वो बुरी प्लेसमेंट है। अगर 6th हाउस में अगर जुपिटर चला जाए तो इनको चालाकी करनी पड़ेगी लाइफ में। अगर ये चालाकी से लाइफ में नहीं रहे तो इनके साथ दगाबाजी होगी, लोग दगा करेंगे इनके साथ। ओके, मतलब कि भोले भाले नहीं रहना है। अगर 6th हाउस में आपका गुरु है तो आप भोले भाले रहेंगे तो आपको ये दुनिया लूट लेगी। आपको चुस्त चालाक बनना है। और 6th हाउस में अगर जुपिटर होता है तो क्या प्रॉब्लम होती है कि शादी के टाइम पे लोन लेनी पड़ती है। शादी के पहले, शादी के टाइम या शादी के बाद लोन लेनी पड़ती है। ओके, या तो सोना है वो गिरवी रखना पड़ता है, और अगर सोना गिरवी रखा तो आपकी पूरी जिंदगी बिगड़ जाएगी। जुपिटर जब भी 6th हाउस में हो तो आपकी लाइफ में ऐसी कंडीशन बनाएगा कि आपको सोना है वो गिरवी रखना पड़े। लेकिन गुरु यहाँ आपकी टेस्टिंग कर रहा है कि आप जितनी भी मुश्किलें आए लाइफ में तो भी आपको अपना सोना है वो गिरवी नहीं रखना है, अदरवाइज वो आपकी लाइफ है पूरी बिगाड़ देगा। इसीलिए हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो दादा थे, वो हमें कहते थे कि सोना कभी भी सोना गिरवी मत रखो, क्योंकि सोना गिरवी रखने से हमारी जो पूरी मतलब हमारे पास जो भी होता है, इज्जत, पैसा, वो सब चला जाता है। ओके, तो ये है। अगर 7th हाउस में हो तो 7th हाउस हो मतलब क्या होगा, 7th हाउस किसका है, शुक्र का है। तो क्या होगा, शुक्र का गुरु दुश्मन है तो शुक्र बिगड़ जाएगा। ओके, और अगर शुक्र बिगड़ता है तो क्या होता है, मैरिज लाइफ अच्छी नहीं रहती। मतलब कि गुरु यहाँ 7th हाउस में होगा तो मैरिज लाइफ बिगाड़ देगा। तो मैरिज लाइफ को अच्छा करने के लिए क्या करना है कि इनको पूजा पाठ कम करना है। 7th हाउस में अगर गुरु हो तो पूजा पाठ कम करना है। अगर पूजा पाठ ज्यादा करोगे, धार्मिक काम ज्यादा करोगे तो आपकी मैरिज लाइफ बिगड़ती जाएगी। वस्त्र का दान नहीं करना है। अगर 7th में जुपिटर हो तो वस्त्र का दान नहीं करना है। ओके, 8th हाउस में हो तो 8th हाउस में अगर होगा तो ऐसा हो सकता है कि जो नेटिव है उसके दादा है वो बचपन में ही चले गए होंगे। अगर मान लो कि इसके दादा है वो अभी भी जीवित है, उसके बचपन में ही नहीं चले गए हैं, तो ये गुरु है वो स्ट्रांग है। बट अगर गुरु 8th हाउस में अगर वीक होगा तो बचपन में ही अपने दादा को खो दिया होगा और अपना बचपन है वो बहुत ही बुरा होगा।
बाय डिफॉल्ट है ना, अगर हम बचपन में ही हमारे दादा को अगर हम खो देते हैं तो हमारा बचपन कैसा रहेगा। ओके, 9th हाउस में हो गुरु, तो 9th हाउस है वो गुरु का पक्का घर है। तो यहाँ क्या करना है, बहुत ही धार्मिक काम करना है, पूजा पाठ करना है। अगर नास्तिक बनेंगे, नास्तिक नहीं बनना है अगर 9th हाउस में गुरु हो तो। अब आज मुझे पता चला सीरियसली कि मेरा भी गुरु है वो 9th हाउस में है, और मैं आज तक मैं कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि मुझे भगवान से जो मेरी श्रद्धा है वो कभी वो ऐसे डगमग हो गई हो। आज तक कभी भी नहीं हुआ है ऐसी लाइफ में, जितनी भी ज्यादा प्रॉब्लम आए तो 9th हाउस में अगर जुपिटर होता है तो ये लोग ऐसे होते हैं कि जितनी भी प्रॉब्लम आ जाए पर उनकी जो श्रद्धा है वो कभी भी नहीं जाती है भगवान के ऊपर से। ओके, तो 9th हाउस में अगर जुपिटर है तो आपको आस्तिक बनना है, पूजा पाठ करना है। ओके, ऐसे काम करना है, ज्ञानी बनना है, ज्ञान जिससे ज्ञान बढ़े ऐसा आध्यात्मिक बुकें पढ़ना है, आध्यात्मिक ज्यादा बनना है। ओके, 10th हाउस, तो 10th हाउस भी 6th हाउस जैसा है। नहीं सॉरी, हाँ 10th हाउस का मैंने ऑलरेडी अभी मैंने बताया था कि नेकी कर जूता खा। 10th हाउस में अगर गुरु होगा तो ये लोग जितना भी दूसरों को हेल्प करेंगे वही लोग उनको मारेंगे, उनको छोड़ देंगे, या तो फिर ऐसा करेंगे कि ये नेकी करेंगे लेकिन इनके साथ कोई भी इनको हेल्प नहीं करेगा। ओके, या तो फिर सिंपली ऐसा ही कह सकते कि ये जितनी भी नेकी करेंगे उसको रिटर्न में इनको जूता ही मिलेगा। तो रेमेडी यही है कि नेकी नहीं करनी है। नेकी मतलब क्या कि सामने से किसी को हेल्प करने जाना। कोई अगर आपसे हेल्प लेने आता है तो करना है, बट अगर आपको किसी को सामने से हेल्प करने नहीं जाना है, अगर ऐसा करोगे तो आपको जूते पड़ेंगे। किसी को दुखी देखकर सोच लिया चलो मैं इसे हेल्प करने जाता हूँ, मत जाना। वो अगर सामने से बोलता है कि आप मेरी हेल्प करो तो ही करना है। ओके, 11th हाउस, 11th हाउस भी गुरु का जुपिटर का पक्का घर है। तो यहाँ भी वो अच्छा काम करेगा, बड़े बड़े लाभ देगा, बहुत पैसा देगा। बट एक प्रॉब्लम तो भी लगी रहेगी कि ये सेविंग नहीं कर पाएगा। इसके पास पैसे होंगे, मतलब कि इसको जब भी पैसे जाए तब इसके पास पैसे आ जाएंगे, लेकिन ये सेविंग नहीं कर पाएगा। ये है 11th हाउस। 12th हाउस में अगर ज्यादा धर्म और पूजा पाठ करेगा तो फायदा होगा। 12th हाउस में अगर गुरु हो तो माला नहीं पहननी है, माला नहीं पहननी है। माला पहनोगे तो बुरा होगा। ओके, माला नहीं पहननी है। तो ये है, मैंने ऐसे गुरु का बोल दिया अभी। तो डेमो में बस इतना ही। आगे का सब कोर्स में हम पढ़ेंगे। ओके, मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? आवाज आ रही है सबको? यस सर। जी हाँ। फोन हैंग हो गया क्या? ओके।
ओके चलो अभी और थोड़ा मैं जो है वो मेंशन कर देता हूँ, इसमें बहुत सारे टॉपिक भी है। ओके, शायद आपने कोर्स का जो सिलेबस है वो देखा होगा। इसमें ये भी सारे कंसेप्ट आते हैं, अंधी नाबालिग कुंडली, अंधी कुंडली, ये सब भी इसमें आते हैं। ओके, अभी कोई किसी को कुछ पूछना है तो कोर्स के बारे में पूछना है तो पूछ सकते हैं। पूछना है तो पूछ सकते हो। सर टाइमिंग क्या रहेगा इसका? टाइमिंग रहेगा 7 to 8 PM, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे इसका होगा। 3 दिन। हाँ, नेक्स्ट थर्सडे से होगा स्टार्ट, और हर थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे क्लास होगी। 15 दिन का, सॉरी 15 नहीं, 10-12 दिन का क्लास होगी। हाँ, 10-12 दिन के क्लास होंगे। ओके ओके तो सर और आप इसी तरह जिस तरह आपने जुपिटर का भी बताया उसी तरह आप सारे जितने भी प्लैनेट्स ये हैं अपने और सबका बताएंगे आप ना ऐसे? हाँ, 9 के 9 प्लैनेट के बताऊंगा। और और इसके जो कंसेप्ट है, और जैसे कि नाबालिग कुंडली, अंधी कुंडली, सॉरी अंधी कुंडली नहीं, अंधा प्लैनेट, वो सब आता है इसमें। ओके फिर किस्मत का प्लैनेट ऐसा होता है। ओके सर। हमें देखना है कि हमारी कुंडली में किस्मत का प्लैनेट कौन सा है। तो अगर किस्मत का प्लैनेट है तो वो प्लैनेट रिलेटेड ही हमें लाइफ में सब कुछ करना है। ओके सर। वही हमारी किस्मत सवार देगा, ऐसा है। तो लाल किताब है, सब एस्ट्रोलॉजी में बहुत ही सिंपल है कंपेयर टू अदर केपी एस्ट्रोलॉजी, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी। ओके, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं देखना होता है कि कौन से नक्षत्र में है, कौन से राशि में है प्लैनेट, कौन सी डिग्री पे है, ये कुछ नहीं देखना है। सिर्फ कौन से हाउस में है वही देखना है। ओके, इसलिए हाउस और दशा ना? हाँ, हाउस और दशा, लेकिन यहाँ लाल किताब की अलग दशा आएगी। तो सर वो भी आप बताएंगे ना, दशा देखना? हाँ, दशा के बिना तो प्रेडिक्शन कैसे होगा कि कौन से ईयर में कौन सी इवेंट होगी, वो सब दशा से मालूम होगा। ओके सर, हाँ, जैसे इसके हिसाब से जैसे आपने बताया जुपिटर मान लीजिए किसी हाउस में मैलेफिक है, तो इसके हिसाब से भी हम मतलब अगर मैलेफिक है तो स्टोन कोई पहना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, फिर लाल किताब में ऐसी रेमेडी नहीं होती है। लाल किताब में ऐसी रेमेडी होती है कि वो एक अच्छी तरह की रेमेडी होती है कि लाल रुमाल है वो जेब में रखो, ये चीजें पानी में बहा दो, ऐसी रेमेडी होती है। तिलक करो, बिल्ली को दूध पिलाओ, कुत्ते को ये खिलाओ, कौवे को ये खिलाओ, ऐसी रेमेडी होती है, सिंपल सी। जेमस्टोन पहनने की जरूरत नहीं होती है। ये लाल किताब का कोर्स कब चालू होगा सर? नेक्स्ट थर्सडे से। अच्छा 26 मई। तो हमारा जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के साथ ये क्लास नहीं होगा, क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी का हमारा जो है वो मंडे टू वेडनेसडे होगा, और इसका थर्सडे टू सैटरडे होगा इसकी क्लास। अच्छा, दैट इज गुड। उससे क्लैश नहीं ना होगा? नहीं होगा। ठीक है। और जो प्रेडिक्शन ट्रिक्स का उसके साथ भी क्लैश नहीं होगा ना? नहीं, उसके साथ भी क्लैश नहीं होगा, क्योंकि प्रेडिक्शन तो वो तो मंडे ही खत्म हो जाएगा। ये मंडे वो तो 4 दिन का ही है। 4 दिन का ही है वो तो। ठीक है। ओके, तो इसको भी ज्वाइन कर ले सर, ठीक रहेगा?
हाँ कर लो, ठीक रहेगा, बहुत मजा आएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सर आपने 12th हाउस में जब गुरु का बताया तब मेरा नेटवर्क नहीं था तो मैं सुन नहीं पाई, कैन यू रिपीट सर? गुरु अगर 12th हाउस में है तो पूजा पाठ और ये सब ज्यादा करना है, बट सिर्फ गले में माला नहीं पहननी है। सर कौन सी माला, तुलसी माला या कोई और माला? कोई भी माला? कोई भी माला नहीं पहननी है। ओके सर। ज्यादा धर्म करने, पूजा पाठ और धर्म करने से ज्यादा फायदा होगा अगर गुरु 12th हाउस में है तो। ओके तो सर मैं 100 रुपीज और भेज दूं तो मेरा इसमें आ जाएगा ना? नहीं, ये तो हेलो? 1500 का कोर्स है, 1500 का कोर्स है ये। 1500 का है तो वो 1100 डाल दूं ना इसमें? हाँ 1100। ठीक है सर, 400 है ऑलरेडी। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सर आप माला बोले नहीं पहननी, मतलब गोल्ड का चेन वगैरह भी नहीं पहनने का? क्या? माला नहीं पहनने का मतलब चेन वगैरह गोल्ड का वो भी नहीं पहनने का? हाँ गोल्ड पहन सकते हो, गोल्ड लेकिन और जो माला होती है ना स्फटिक की, हाँ और जो मंदिर में जो मालाएं मिलती है ऐसी माला नहीं पहन। ओके सर। रुद्राक्ष की माला भी नहीं पहन सकते? हाँ रुद्राक्ष की अगर एज पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी देखते हैं कि अगर आपकी राशि के एज पर आपकी राशि अगर मान लो कि आपको 2 मुखी रुद्राक्ष और वो पहनने को बोला है तो वो पहन सकते हो। वो पहन सकते हैं ना? ठीक है, ठीक है। सर बच्चों को जैसे काला धागा गले में डालते हैं वो भी नहीं डालना है फिर? नहीं वो रख सकते हो। ओके। वो मंदिर में क्या, मंदिर में बस ऐसे ही वो माला नहीं मिलती है, ऐसे ही माला मिलती है ना। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। हाँ वो तो बेकार की माला होती है सर। हाँ हाँ मंदिर में ऐसे ही सॉरी, पहनने को जो, हाँ सॉरी फॉर द बैड कमेंट। पहनने के लिए मिलती है वो नहीं पहननी है। ठीक है सर। और कोई? तो इस लाल किताब का मेन जो चीज है, इसका जो कंसेप्ट है वो बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, मतलब कि बहुत ही इजी है सीखने के लिए। इसलिए मैं सबको रिकमेंड करता हूँ कि ये कोर्स, मतलब कि अगर रियली अकल्ट में कुछ, मतलब कि आपको ऐसा लग रहा है कि अकल्ट में ये तो बहुत हार्ड चीजें हैं, ये सीखना बहुत ही मुश्किल है, तो ये ट्राई करके देखो, ये बहुत ही इजी है सीखने के लिए। ओके ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। ओके, तो मैं ये सेशन है वो अभी मैं पूरा कर रहा हूँ। ओके सर। थैंक यू जो भी लोग जुड़े ये डेमोस्ट्रेशन में, उनके लिए थैंक यू सर। गुड नाइट। थैंक यू सर।